हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जेपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टेनोग्राफर 2025 यानी लास्ट ईयर पेपर की है। कई शिफ्टों में पेपर पूछे गए थे, तो कई पेपर भी होंगे। हर एक पेपर का सलूशन देंगे और सलूशन यहाँ देखने के बाद अब कहीं और सलूशन देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डिटेल में सलूशन देंगे। रेलेवेंट पॉइंट भी बताएंगे। एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पहले टैकल करना है, कौन से सेकंड टाइम में टैकल करना है, ये भी बताएंगे। आरसी जंबल या फिर क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे प्रैक्टिस की जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज रिवीजन वाला होने वाला है, ध्यान रखिएगा ना। तो अच्छे से देखिएगा, स्पीड बढ़ा के तो देखिएगा, बट बड़े ध्यान से देखिएगा। स्पीड बढ़ा लीजिएगा बट बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी नोट ना करो, बस आप इसी वीडियो को देखते जाओ। अच्छे से देख लोगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वीडियो कभी भी देख लीजिए आप, हम आपको बहुत चीज़ें डिटेल में बताते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कोशिश यही करते हैं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहने पाए, बट अगर कभी फिर भी डाउट कोई रह जाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसे और क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, हमेशा स्वागत रहेगा इस चीज़ को लेकर। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आपका अच्छा फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा कि आप हमें भी प्रमोट करोगे कि सर हमने वहाँ से पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था, तो अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो इस चीज़ का हमें भी फ़ायदा मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसकी भी हमें खुशी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक चीज़ और बता दें, ये हम लोग जो शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये 6/8/2025 यानी 6 अगस्त 2025 का शिफ्ट थर्ड है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसके पास पेपर रहा हो वो आप देख सकता है, मैच कर सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा एंटो है। एंटो और एंटो किसका बताना है? इम्प्यूट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्यूट का मतलब क्या है? इम्प्यूट मीन्स होता है टू ब्लेम समवन, किसी पर लांछन लगाना, आरोप लगाना, किसी को क्रिमिनलाइज करना, है ना। किसी को बोल सकते हैं ना, किसी पर आरोप लगाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूट करना। इफ़ यू इम्प्यूट समवन इट मीन्स यू आर अगेंस्ट समवन, है ना। अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो हमें एंटो बताना है। एंटो इसका क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट विल बी राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी और राइट आंसर। इम्प्यूट वर्ड का एंटो क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। तो इम्प्यूट वर्ड के साइनो क्या हो जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, भले ही नोट ना करें तो बस सुन लीजिए। इम्प्यूट वर्ड का साइनो क्या हो जाएगा? जैसे आप बोल सकते हैं एलेज हो जाएगा, क्रिमिनलाइज हो जाएगा, है ना, ब्लेम हो जाएगा, इस टाइप में वर्ड हो जाएंगे इसके। क्राइम बोल सकते ना, बोल सकते हो, हाँ ब्लेम बोल सकते हो, क्रिमिनलाइज बोल सकते हो, से इम्प्यूट के साइन हो जाएंगे। और एंटो हमें बताना है तो एंटो हमारा इसका क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, एनर्जेटिक, लाइवली, चेयरफुल, थोड़े थोड़े डिफरेंस तो है इनमें, लेकिन ये सब एक दूसरे के साइनो हैं। एनर्जेटिक का मतलब आपको पता है, जैसे फुल ऑफ एनर्जी होता है, इंथुजियाज्म होता है, उसे एनर्जेटिक बोलते हैं। लाइवली उस इंसान को बोलते हैं जो हैप्पी गो लकी होता है, मस्त मौला इंसान एकदम, है ना, बोलते नहीं, जिंदा दिल, जीवंत। और चेयरफुल मतलब खुशी, जिसकी खुशी दिखे वो चेयरफुल है ना, इस टाइप में। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस तो है, बट ये साइनो है एक दूसरे के। सो सपोर्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इम्प्यूट वर्ड का एंटो है यहाँ पर। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? लांछन लगाना, किसी को क्रिमिनलाइज करना, किसी को फंसाना, ये सब होता है इम्प्यूट वर्ड का साइन, इम्प्यूट वर्ड का मीनिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। पैसेज पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताते चलें, जब जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करें, ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, यानी एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल भी पैसेज अटैम्प्ट करना नहीं आ रहा है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। पैसेज के जब क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि जो पॉइंट पैसेज में क्वेश्चन में पूछे गए थे वो आपके दिमाग में रहेंगे। जैसे कोई पॉइंट कीवर्ड पूछ लिया उन्होंने, अब वो दिमाग में आपके रहेगा। पैसेज पढ़ते समय आपकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। ये फ़ायदा रहता है पैसेज को पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने से पहले। जैसे चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिस जब करिएगा, है ना, जब जब प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आजकल ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है एसएससी का, तो अब आगे पीछे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और ऑड भी लगता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हम आगे पीछे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे या स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़िए और आंसर मार्क करते चलिए। ठीक है,
कोशिश, और ये भी कोशिश कर सकते हो कि जब जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो तो एक नोटबुक ले लो, एक कॉपी ले लो, पेज ले लो, वो की पॉइंट्स लिखते चलो, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर है। जब ये प्रैक्टिस कर लोगे 10-15 आरसी सेक्शन की 10-15 दिन, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डर लगता है स्टार्टिंग में, बट जब शुरू करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। ये जैसे देखो यहाँ पर सेकंड नंबर में क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और रिफर। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक किस चीज़ को रिफ़र करती है? तो अगर हमें आगे जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर हम ध्यान रखेंगे कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के बारे में क्या चीज़ मेंशन की गई है वहाँ पर। तीसरे नंबर लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच मेथड हेल्प्स मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी इन रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ में वैक्सीन पोटेंसी को मतलब हेल्प करती है क्या चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक, वो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है, वहाँ चीज़ हम देख लेंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाई, किस चीज़ की प्राइमरली कॉज क्या है उसका, वैक्सीन हेजिटेंसी का, तो वो चीज़ वहाँ पर पैसेज में देख लेंगे। क्या है यहाँ पर, लैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, कोल्ड चेन फेलियर्स है, या ओवर प्रोडक्शन है, क्या चीज़ है, तो ये पैसेज में क्लियरली मेंशन होगा, वो हम आपको हमसे बताएंगे इस चीज़ को। फिफ्थ नंबर में देखो लिखा है इन्होंने कि व्हाट स्टडीज नॉट मेंशन इन एज पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर बात की गई होगी, और उनमें कौन सा इनिशिएटिव आंसर नहीं है, ये हमें देखना है यहाँ पर। 6 नंबर में लिखा है द पैसेज सजेस्ट दैट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इट इज़ एसेंशियल टू, किस चीज़ के बारे में ज़रूरत है, ये चीज़ में बताएगी। तो पैसेज पढ़ने के, क्वेश्चन पढ़ने के फ़ायदे हमें ये मिले कि हमें की पॉइंट्स मिल गए कि हमें क्या क्या वहाँ पर एम्फेसाइज करना है, किस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना है पैसेज में। तो चलो पैसेज पढ़ते स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स है, कोई कैंपेन है ना, ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हैव इरेडिकेटेड, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, जीरो कर देना, है ना, नलीफाई कर देना, उसे बोलते हैं जड़ से समाप्त कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इरेडिकेट कर देना। या तो इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, या फिर कंट्रोल कर दिया है, कंट्रोल किया, किस चीज़ को कंट्रोल किया, फैटल कंडीशंस सच एज कौन सी, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। मास इम्यूनाइजेशन रिलाई ऑन मतलब भरोसा करना है किस चीज़ पर, या डिपेंड होना किस चीज़ पर, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी, ठीक है, किस चीज़ पर, देखो यहाँ पर क्या आ गया, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी आ गया। वैक्सीन्स हैव टू बी स्टोर्ड एट प्रिसाइज टेम्परेचर्स, देखो यहाँ पर बात की गई कि वैक्सीन्स को कहाँ पर स्टोर किया जाए, स्टोर्ड एट प्रिसाइज टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इनॉकुलेशन, ठीक है, जब तक इनॉकुलेशन की बात करें तब तक, है ना, चीज़ को स्टोर की जाए कहाँ पर, एक प्रिसाइज टेम्परेचर पर। सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स ये हो सकता है, टेक्निक हो सकती है, सोलर पावर रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, एंड इंसुलेटेड कंटेनर्स हो सकते हैं, और लाइफ लाइन्स फॉर रिमोट लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस के लिए लाइफ लाइन कौन कौन सी हैं, देखो इन्होंने बताया, एक तो ये सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स, और दूसरा है इंसुलेटेड कंटेनर्स, ठीक है, ये हमारी हो जाएंगी। डोर टू डोर इंट्रैक्शंस बाई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एजुकेट हाउस होल्ड्स रिगार्डिंग डोजेस रूटीन एंड मिथ्स। अच्छा, ये वैक्सीन के मिथ और उस चीज़ के बारे में बताया गया कि डोर टू डोर इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ये चीज़ बताने के लिए, ठीक है। फिर लिखा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, देखो वहाँ पर हमें हेजिटेंसी के बारे में बात की गई है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, देखो वहाँ पर लिखा था कि क्या चीज़ कारण बनी थी वैक्सीन हेजिटेंसी का, तो यहाँ पर पहले एक आंसर मिल गया क्या, मिस इन्फॉर्मेशन, तो पहला देखो एक आंसर यहाँ पर मिल गया, नहीं मिल गया, मिस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड बाई यानी बढ़ी, किस चीज़ की बारे में बढ़ी, मिस इन्फॉर्मेशन। इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑब्स्टेकल टू हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। फिर लिखा है कैंपेन्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन कैपिटलाइजिंग ऑन रेडियो, ठीक है। अब देखो पब्लिक एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, रेडियो है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, स्कूल इनिशिएटिव से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल इनिशिएटिव से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कौन कौन सा है, तीन सोच सकते हैं ना, टेक्निक बताई गई है। पहला बताएगा रेडियो, दूसरा बताएगा सोशल मीडिया, और तीसरा बताएगा स्कूल इनिशिएटिव्स, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है, तीन चीज़ें। टू रिवाइव पब्लिक फेथ को रिवाइव करने के लिए इन साइंस में प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इन एन ओपन नेचर इज़ क्रूशल, क्या चीज़ क्रूशल है, क्रूशल यहाँ पर है, एक है हमारे पास प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, यानी बेसिक चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत, लोगों के बारे में बताया जाए, उस चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाए। जितनी ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों का जो मिथ है वैक्सीन को लेकर वो दूर होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। जब क्लैरिटी और अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो वैक्सीन के बारे में जो मिथ है वो ख़त्म हो जाएगा, रेडिकेट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, स्टेज में, और कुछ भी डिजीज़ भी कंट्रोल हो जाएंगी, रेडिकेट हो जाएंगी। तो ये चीज़ बातें हमारी बताएगी। छोटा सा पैसेज है, बहुत ज़्यादा लंबा पैसेज नहीं है, तो छोटे पैसेज में बहुत ज़्यादा आराम रहती है क्वेश्चन आंसर ढूंढने में। चलो आंसर क्वेश्चन देखो,
सेकंड में लिखा है व्हाट डज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक रिफर टू। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक किस चीज़ के बारे में बताई जा रही थी? तो अब देखिए सिंपल सा आंसर है ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर्स, ये कोल्ड चेन इसी चीज़ में बता रहा था, है ना, सेकंड में। तो सिंपली पैसेज इसी चीज़ के हाईलाइट करता है कि वैक्सीन जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखी जाए, उसी चीज़ के बारे में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, इस टाइप में। बाकी कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो थर्ड का आंसर देख लीजिए। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच मेथड हेल्प्स मेंटेनिंग वैक्सीन पेटेंसी इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में क्या है? तो आपने कहा कि यहाँ पर वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ बात कही गई थी? एक सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा, सेकंड बी हो जाएगा। और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कही गई। एयर कंडीशन के बारे में वहाँ बात ही नहीं हुई। वैक्सीन हीटेड कंटेनर्स नहीं है वहाँ पर, वो कुछ और कंटेनर्स की बात की गई थी। यहाँ पर देखो इस टाइप में इंसुलेटेड कंटेनर्स की बात की गई थी। ये देखो, या तो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स और इंसुलेटेड कंटेनर्स की बात की गई थी। तो इंसुलेटेड कंटेनर्स वहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, बट सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स ऑप्शन में है। सो आंसर यहाँ पर हमारे हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप में। आ जाओ नेक्स्ट। फोर्थ में लिखा है वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाई, किसके द्वारा? तो आपने अभी पढ़ा है, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो कॉज की जाती है, इस टाइप में। ये पैसेज में क्लियरली मेंशन है इस चीज़ को, तो देखी नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में, विच स्ट्रेटजी नॉट मेंशन एज पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव्स। पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में क्या क्या नहीं बताया गया है? तो कौन सा नहीं बताया गया है? ये चीज़ है। तो आपने देखा कि रेडियो ब्रॉडकास्ट बताया गया है, सोशल मीडिया चीज़ बताई गई है, स्कूल प्रोग्राम्स बताए गए हैं, बट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं बताए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कितना आसान है पैसेज, ठीक है। सिक्स नंबर में लिखा है द पैसेज इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इट इज़ एसेंशियल टू, कि क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? तो आपने देखा था कि वहाँ पर इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, वहाँ पर इक्विटेबल एक्सेस हो, यानी सभी को बराबर पहुँच मिले, सभी के पास वैक्सीन की बराबर पहुँच हो और क्लियर कम्युनिकेशन हो, इस चीज़ के बारे में बताई गई है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पैसेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6C। तो इस टाइप से देखा हमने, पैसेज क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। फिर से वही काम कर लीजिएगा, बट हम अब पढ़ के भी आंसर दे लेंगे। चलो नेक्स्ट लिखा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पैसेज है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, MFIs शॉर्ट फॉर्म में। हैव बिकम क्रूशल, बहुत ज़रूरी हो चुका है, एजेंट्स है ना, क्रूशल एजेंट्स हो चुका है फॉर एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को एडवांस करने के लिए कहाँ पर? इन रूरल एरियाज़ में, गाँव क्षेत्रीय एरिया में। थ्रू एक्सटेंडिंग स्मॉल लोन्स, है ना, छोटे छोटे लोन्स देना, एंड सेविंग्स अकाउंट्स, और सेविंग्स अकाउंट्स को एक्सटेंड करते हुए, ये चीज़ बताई गई है 6, है ना, पैसेज में। आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपको ये आसान रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर टाइम नहीं लगाना है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए, टू पीपल हु डोंट हैव एक्सेस, किसी कौन कौन से लोगों तक एक्सेस पहुंचाना है? तो उन लोगों के पास तक पहुंचाना है जिनके पास क्या कह रहा है, हु डोंट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंक्स, जिनके पास है ना कन्वेंशनल बैंक्स, यानी कि जो रूटीन बैंक्स हैं, जिनकी पहुंच नॉर्मल बैंक तक भी नहीं है, उन लोगों तक पहुंचाना है। MFIs एम्पावर, MFIs जो एम्पावर करती है, किस चीज़ को एम्पावर करती है? एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों को, मोस्ट ऑफन विमेन को, अधिकांश अगर बात करें, अक्सर बात करें तो औरतों को। टू इनिशिएट और स्केल अप माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए इन मोस्ट विलेजेस, अधिकांश गाँवों में। दीज लोन्स सपोर्ट पोल्ट्री फार्मिंग, ये जो लोन्स हैं ये सपोर्ट कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग को, हैंडलूम को, वेविंग को, है ना, हैंडलूम वेविंग को, और टीनी रिटेलिंग को, आउटलेट्स को। MFIs गो बियॉन्ड क्रेडिट बाई रेगुलरली ऑफरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग। हाँ देखो, ये भी कर रहा है। एक चीज़ बड़ा अच्छा है यहाँ पर, एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला है यहाँ पर, कि जो MFIs है ना, ये जो है लोन भी दे रही है, और एक चीज़ और यहाँ पर बता रही है, ये अपने लोन देने के अलावा भी कुछ और चीज़ कर रही है, जो कि क्या है? रेगुलरली ऑफरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग। ये बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि MFIs उन चीज़ों के अलावा एक और काम कर रही है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। टीचिंग बोरोवर्स टू कोप विथ, है ना, एक फ्रेज आती है, बड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा, कोप विथ। ये यहाँ पर गलती हो जाती है, कभी कभी एग्जामिनर क्या लिख देता है? कोप अप विथ। तो कोप अप विथ नहीं होता है, पहले कोप अप विथ हुआ करता था, अब गलत है। अब सिंपली फ्रेज क्या होती है? कोप विथ। कोप विथ का मतलब टॉलरेट करना होता है या सामंजस्य बैठाना होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बोरोवर्स टू कोप विथ कैश फ्लोज एंड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। क्रिटिक्स वॉर्न,
क्रिटिक्स जो है वो वार्न करते हैं और यद्यपि दैट एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट्स एंड रीपेमेंट प्रेशर कैन रिजल्ट इन ओवर इंडेप्टनेस। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार क्रिटिक्स इस चीज़ को लेकर भी वार्न करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स और बहुत ज़्यादा जो रीपेमेंट प्रेशर है वो बोलते नहीं बर्डन बढ़ा सकता है, कर्ज बढ़ा सकता है। टू अवॉइड सच रिस्क, ऐसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए सम MFIs, कुछ MFIs हैं वो लिमिट करती हैं, क्या लिमिट करती है, इंटरेस्ट रेट है ना, जो इंटरेस्ट रेट है उसको लिमिट कर देती हैं। एंड स्प्रेड रीपेमेंट टर्म्स, और जो रीपेमेंट टर्म्स होते हैं उनको और ज़्यादा व्यापक कर देते हैं, है ना, आप बोल सकते हैं ना लिबरल कर देते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट व्हेन कॉम्प्लीमेंटेड बाय मार्केट लिंकेजेस सच एज गारंटीड बायर्स बाय फ्रूट्स, ठीक है, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, माइक्रो फाइनेंस कैन ट्रिगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। बहुत ईजी ची पैसेज है, कुछ खास नहीं है, तो आसान से आंसर दे लेते हैं, जब कोई टफ लगेगा तो देखा जाएगा। 7 नंबर का आंसर देख लीजिए क्या है, लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज ऑफरिंग, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ये सिंपली बात कही गई है पैसेज में। पैसेज में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो लोग हैं जो जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, ट्रेडिशनल बैंक तक नहीं है, उनको ऑफ़र करना, उस चीज़ को फैसिलिटी देना। लिखा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम, जो दूर है, एक्सक्लूडेड मतलब जो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्या लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज माइक्रो एंटरप्राइजेज मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या है माइक्रो एंटरप्राइजेज का, तो आपने कहा छोटे छोटे उद्यमियों को कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर विच बेनिफिट ऑफ MFIs इज मैंसनड बिसाइड लेंडिंग मनी। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर भी कितना पॉइंट अच्छा मिला। अभी मैंने बताया था वहाँ पैसेज पढ़ते समय कि MFIs का एक पैसा देना तो है ही है मकसद, लेकिन इसके अलावा बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, है ना, यहाँ पर इन एडिशन टू, इसके अलावा क्या चीज़ है MFIs का रोल, तो आपने कहा कि वहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, कितना आसान है, देखो ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जब आप पैसेज पढ़ोगे, जब आपको की पॉइंट पकड़ना आ जाएगा ना, तो पैसेज का बिल्कुल हलवा हो जाएगा। पैसेज बहुत आसान होते हैं, पैसेज हो, जंबल हो, इंग्लिश बहुत आसान है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो की पॉइंट पकड़ना आपको आ जाए ना, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो यहाँ पर हमने आपको बताया भी था और ये हो गया। 10 नंबर में देखो, व्हाट इज़ अ की क्रिटिसिज्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस हाईलाइटेड इन द पैसेज। पैसेज में क्या चीज़ जो वो है हाईलाइट की गई है, की पॉइंट क्या है, तो उस चीज़ को आपके बारे में बताना है। तो वहाँ पर एक बात बताई गई थी कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट प्रेशर वो जो है वो डेप्ट का कारण बन सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में बाद में जो MFIs ने बहुत सारे रूल ले आए थे, बहुत ज़्यादा लिबरल कर दी थी उन्होंने, उस चीज़ को ब्रॉड कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सस्टेनेबल इम्पैक्ट अकर्स व्हेन माइक्रो फाइनेंस इज कम्बाइंड विथ। माइक्रो फाइनेंस कम्बाइंड जब किससे किया जाए तो इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ के बारे में बताई गई है। तो वहाँ पर आपने देखा था, ये तो सिंपल है, मार्केट लिंकेज बहुत बार वहाँ पर चर्चा की गई है, मार्केट लिंकेजेस की। सो ऑप्शन नंबर 11 का बी बॉल हो जाएगा। अब आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट का मतलब होते हैं कि कुछ ऑप्शन वहाँ पर रिमूव कर देते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, उन चारों ऑप्शन में आपको एक सुइटेबल वर्ड फिट करना होता है, वो चीज़ आपको वहाँ पर बतानी होती है क्लोज टेस्ट में। तो चलो पढ़ते हैं। फॉर मेनी यंग प्रोफेशनल्स, कई सारे यंग प्रोफेशनल्स के, चूजिंग अ करियर इज़ नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग अ सैलरी, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में, जिनको ये कहा जाता है कि मकसद मेरा केवल पैसे कमाना ही नहीं है ना। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब मिल जाए, तो अच्छी जॉब का मतलब ये नहीं है कि केवल पैसे कमाना, मतलब कई बार ऐसे होता है कि कोई जॉब एक ऐसी मिले जो हमारे नेचर के या हमारे रूल्स के या हमारे ट्रेडिशन के या हमारे कल्चरल के या हमारे कल्चर के भी अकॉर्डिंग भी फिट हो। पैसे तो हों लेकिन कल्चर और रूल या हमारे नेचर के अकॉर्डिंग भी फिट हो, ये चीज़ भी बहुत लोग देखते हैं। तो फॉर मेनी यंग प्रोफेशनल्स चूजिंग अ करियर इज़ नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग अ सैलरी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई सैलरी अर्न करना ही नहीं रहा, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन वॉट दे डू। जो वो कर रहे हैं उसमें उसका मतलब क्या है, इस चीज़ के बारे में भी वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। सम आर ड्रॉन टू हाई पेइंग जॉब्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई पेइंग जॉब के बारे में बह जाते हैं ना, वाइल अदर्स, लेकिन जब कुछ ऐसे भी हैं फील मोर डैश वर्किंग इन फील्ड्स, है ना, फील मोर डैश वर्किंग इन फील्ड्स, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन देखना है हमें। दूसरे पेज में हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। चैलेंज तो होगा नहीं। कंफर्टेबल, प्राउड, फुलफिल्ड। अगर जो पैसेज है वो हाई पेइंग जॉब को कंट्रास्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फुलफिल की बात की जा रही होगी, है ना। तो फुलफिल्ड बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का डी, फुलफिल्ड। इजी है, एक बार फिर से देखो, थोड़ा पैसेज दो पैसेज में हो गया, 2 पेज में हो गया। फॉर मैनी यंग पर्सन चूजिंग, हाँ ठीक है। मोर फुलफिल्ड वर्किंग इन फील्ड्स दैट अलाइन विथ, हाँ जो अलाइन करे विद देयर पर्सनल वैल्यूज़, हाँ जो उनके पर्सनल वैल्यूज़ को भी अलाइन करे। दिस ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन पैशन एंड पे चेक हैज़ लेड टू टफ डिसीजंस फॉर, किसके बारे में, फॉर मैनी, बहुत से लोगों के बारे में। आगे लिखा है वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट, जबकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म बर्नआउट। हाँ और क्या, लॉन्ग टर्म बर्नआउट बहुत ज़्यादा ना झला सकता है, आपको परेशान कर सकता है इस चीज़ को अगर आप इनको इग्नोर करेंगे। तो इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे एक पॉइंट देखो क्लियरली मेंशन है कि इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म, ये चीज़ बड़ी की पॉइंट है, आपको समझना है। इसका मतलब ये पैसे जो ये लाइन है, ये फ्रेज है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि एक पर्सन जहाँ पर उसके वो से ना पर्सनल वैल्यूज़ अलाइन ना करे, तो वो क्या होता है, वो वहाँ से बर्न आउट कर जाएगा, है ना। जब उसके पर्सनल वैल्यूज़ अलाइन नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। जब भी आपने देखा कि अगर आपके कोई इंटरेस्ट वाला वर्क होता है तो आप उससे बड़े ही ईगरली करते हो, बहुत ही उत्सुकता से करते हो, लेकिन वो जो कोई ऐसा काम जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, जो आपके नेचर के अगेंस्ट होता है, तो वहाँ पर आपको करते हुए बेमन हो जाते हो, थके थके से हो जाते हो। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड, है ना, स्ट्रेस में टू लॉन्ग टर्म बर्नआउट। बर्नआउट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। बेटर ऑप्शन क्या है, बी। सक्सेस की यहाँ पर कोई बात नहीं, फ्रीडम और बोर्डम की बात नहीं, बर्नआउट की आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 का बी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, बी, है ना, स्ट्रेस में। अच्छा वर्ड है। 14 देख लीजिए, 14 का यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कि एक्सपर्ट सजेस्ट दैट अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। वन कैन परस्यू अ स्टेबल जॉब एंड स्टिल नर्चर देयर पैशंस, ये भी बात सही है कि कोई भी अपना स्टेबल जॉब भी परस्यू कर सकता है और ये अपने पैशन को भी परस्यू कर सकता है थ्रू पार्ट टाइम वर्क, है ना, वॉलंटियरिंग और क्रिएटिव आउटलेट्स, ठीक है। हाउएवर यद्यपि सच अ पैथ रिक्वायर्स केयरफुल वॉट, केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल हेजिटेशन, या क्या चीज़ क्या चाहिए, तो आपने कहा केयरफुल प्लानिंग ही होगी, और क्या होगा इंस्टास में, तो 14 का तो सी हो जाएगा, इसमें तो कोई देखना नहीं है। केयरफुल प्लानिंग, या ऑप्शन नंबर 3 में सी हो जाएगा। मेकिंग इम्पल्सिव करियर शिफ्ट्स विदाउट प्लानिंग कैन लीड टू रिग्रेट, हाँ सही बात है। बहुत ज़्यादा विवेकी डिसीजन ले लोगे करियर शिफ्ट्स में तो वो आपको क्या कर देगा, रिग्रेट भी करने को मजबूर कर देगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट, जरूरी है इवेलुएट करना, नॉट जस्ट इनकम, कि ना केवल इनकम बट ऑल्सो ग्रोथ भी इवेलुएट करने की ज़रूरत है, पर्पस भी इवेलुएट करने की ज़रूरत है। एंड जॉब डैश स्टेबिलिटी, हाँ जॉब स्टेबिलिटी होती है, सही बात है। जॉब एटीट्यूड होता नहीं, जॉब लॉयल्टी होगी नहीं, जॉब स्टेबिलिटी। सो आफ्टर ऑल जॉब स्टेबिलिटी, सो ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा, जॉब स्टेबिलिटी। यानी कह रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को लेकर, तो कह रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट, क्या क्या चीज़ इवेलुएट करने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट नॉट जस्ट इनकम, ना केवल इनकम इवेलुएट करने की जरूरत है बट ऑल्सो ग्रोथ को भी जरूरत है, पर्पस भी, उद्देश्य ही, एंड जॉब स्टेबिलिटी, और जॉब स्टेबिलिटी की है। सो ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, यानी 15 नंबर में स्टेबिलिटी हो जाएगा, सी, 15 नंबर का सी स्टेबिलिटी हो जाएगा। आगे लिखा है आफ्टर ऑल द गोल इज़ नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू बिल्ड अ लाइफ दैट इज़ बोथ सिक्योर एंड, देखो सिक्योर एंड, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पर सिक्योर आया है, पॉजिटिव वर्ड है, तो एंड कंजंक्शन लगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। सिंपल से ये भी बात एक सीखने वाली है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवार्डिंग, वेल्दी तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। सिक्योर एंड रिवार्डिंग, हाँ ठीक है, सिक्योर एंड रिवार्डिंग बेस्ट ऑप्शन होता है, एक लोकेशन भी है सिक्योर एंड रिवार्डिंग। सो ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा, बढ़िया ऑप्शन है। देखिए तो पहला 12 का मैं आपसे एक बार मैच कर देता हूँ।
यहाँ पर पूरा पैसेज एक अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले पैसेज यहाँ से स्टार्ट है क्लोज टेस्ट का, ये वाला अच्छे से पढ़िएगा एक एक ऑप्शन, और फिर यहाँ पर देख लीजिए ये वाला। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए 12, मैं ऑप्शन टिक कर देता हूँ फिर से एक बार। 12 का आपने फिल किया, और 13 का आपने बर्नआउट फिल किया, 14 का आपने प्लानिंग फिल किया, और 15 का आपने स्टेबिलिटी फिट किया, और 16 का आपने रिवार्डिंग फिट किया सी। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोज टेस्ट सॉरी जंबल दे रखा है। जंबल करने का एक तरीका बड़ा अच्छा होता है। इसमें एक और फ़ायदा है कि इसमें 1 to 6 दे रखा है, यानी पहला और आखिरी दे रखा है, हमें बीच के PQRS फिल करना है, तो ये तो और अच्छी बात होती है। पहला और आखिरी दे रखा है, तो देख लीजिए आंसर कौन सा हो जाएगा, इजी सा है। तो बिगनिंग और एंडिंग हमारा दे ही रखा है। द अर्थ्स क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड ओवर सेंचुरीज़, पृथ्वी के क्लाइमेट के बारे में चर्चा की गई है, और इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेगा तो कौन करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है हमारे पास ऑप्शन में, ये O नहीं है, Q है, ध्यान रखना ये Q है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई T, जैसे QPRS पहला ऑप्शन है, QPSR दूसरा ऑप्शन है। तो देखिए आंसर यहाँ सर, द अर्थ्स क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड ओवर सेंचुरीज, चेंज हो गया है, और उस चेंज के पीछे का कारण क्या है, तो कारण किसमें बताया गया होगा, Q में। हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू नेचुरल काउजेस, अगर हिस्टोरिकली बात करें तो ये चेंज जो हुआ है वो ड्यू टू नेचुरल काउजेस, नेचुरल के काउजेस के बारे में। सो ऑप्शन नंबर Q में देखो वहाँ पर हमारे पास कॉज दे रखी है, यानी कारण बताया गया है, कारण बताया गया है, और Q के बाद यहाँ पर कह रहा है कि P उस चीज़ का उल्टा, बट, लेकिन उसको कंट्रास्ट कौन कर रहा है, बट करंट वार्मिंग, जो आज की वार्मिंग है इस कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, लेकिन जो करंट वार्मिंग है ये ह्यूमन कारण के द्वारा हुई है, यानी मानव के द्वारा हुई है। तो पहले जो बताया गया है कि ये नेचुरल काज के बारे में, और बाद में उसका कंट्रास्ट किया गया है, यानी Q के बाद P आएगा, तो QP एक पेयर बनेगा। अब QP जिसमें पेयर हो आंसर देख लीजिए। तो पहले तो जो इसमें नहीं है उसको काट दीजिए, यानी D में नहीं है कट गया, C में नहीं है कट गया, तो हमारे पास बचा A और B। अब स्टार्ट आपको पता है, एक के बाद जो फॉलो करेगा वो हमारे पास करेगा Q, यानी अभी हमारा स्टार्ट कौन कर रहा है, एक को बाद कौन आएगा, Q आएगा। ठीक है, QPSR या QPRS, तो देख लीजिए। फिर यहाँ पर लिखा है नेचुरल कॉजेस, फिर R में लिखा है बर्निंग फसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, और S में लिखा है डिफॉरेस्टेशन वर्सन्स द प्रॉब्लम, दिस कॉज फॉर अर्जेंट एक्शन। यहाँ पर आंसर जो देखो तो दोनों आंसर हो जाएंगे, QPRS भी हो सकता है और QPSR भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि फसिल फ्यूल्स जो इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस ये बाद में रखी जाए, या डिफॉरेस्टेशन वर्सन्स द प्रॉब्लम। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन होगा वो A ही होगा, A होगा, ज़रा गौर करिएगा, A होगा। ऐसे क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब इस चीज़ को यहाँ पर एक इंडिकेट कर दे रही, कह रही कि डिफॉरेस्टेशन वर्सन्स द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को और ज़्यादा ख़राब कर देगी, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है बर्निंग फसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, ये पहली बात, पहला कारण कि जो फसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाना ये ग्रीन हाउस को बढ़ाते हैं, और उसमें आग का घी, वो से तो नहीं क्या बोलते हैं उसे, आग में घी डालना, हाँ वही ना, एड फ्यूल टू द फायर, वो काम कौन कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जंगल को काटना, तो ये वर्सन कर रहा है। इसका मतलब जो S है वो लास्ट करेगा, और ये जो है क्या बोलते हैं अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर जो है वो S एंड कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर A इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, पेयर बनाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आप फटाफट कर लो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर और स्ट्रक्चरल एरर। ये सिंपल देखो, नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज़ विलिंग टू ज्वाइन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे सिंपली नीदर कभी आ जाए, सिंपली ईदर कभी आ जाए, नीदर आ जाए, ईदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, एनी आ जाए, इनके जस्ट बाद अगर कभी नाउन आए तो सिंगुलर आएगा और काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब नीदर के साथ कभी नॉर यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन आ जाए, कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे समझिएगा, जैसे कभी कहीं पर लिखा हो नीदर नॉर, है ना, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई पहले आपको बताया हूँ ना, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कॉन्सेप्ट जो आपके पास होते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर जो वर्ब आती है वो एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है आसान लैंग्वेजेस में।
फिर से समझ लो, नीदर नॉर, नीदर के साथ नॉर पेयर रखिएगा, ईदर के साथ या आइदर के साथ और रखिएगा, कुछ लोग आइदर बोलते हैं, कुछ लोग ईदर बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर याद रखिएगा। तो पहले तो ये पेयर याद रखिएगा, नीदर के साथ एग्जामिनर और कर देगा, गलत हो जाएगा। ईदर के साथ एग्जामिनर नॉर कर देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और, या नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, याद रखिएगा। या भी दूसरा पॉइंट, जो वर्ब आती है वो एज पर दी नियरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट आती है, यानी कि जो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। पास वाला सब्जेक्ट मतलब जैसे यहाँ पर वर्ब यूज करना है और यहाँ पर सब्जेक्ट आया है, तो ये सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही वर्ब आएगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। सिंपल समझो, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जो वर्ब आती है एज पर दी नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है, एज पर दी क्लोजेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ से समझो, नीदर रमेश, ना केवल रमेश, मतलब नीदर रमेश, ना तो रमेश, नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर इज़ आया है, जो वर्ब आई है इज़ है ना, हेल्पिंग वर्ब इज़ वर्ब आई है। इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स या रमेश? तो आपने कहा सर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो आपने कहा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जब कभी सेंटेंस ऐसा आ जाए, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही, ठीक है, यहाँ पर लिखे ऐसे आ जाए, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही, अगर कभी ऐसा आ जाए तो वहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि नीदर ही नॉर हिज ब्रदर, जैसे यहाँ पर लिखा हो नीदर ही नॉर हिज ब्रदर, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी, ये याद रखिएगा, है ना, इस टाइप में। यानी वर्ब जो आती है वो एज पर दी नियरेस्ट सब्जेक्ट आती है, और ये SVA यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा, तो याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, आपने इस की जगह पर क्या करना है, आर कर देना है, सिंपल सी एरर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखा है, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे सर्व्ड फूड टू द गेस्ट, टाइट ट्रांसिटिव वर्ब है, कोई बात नहीं। सर्व, देखो ध्यान समझो, दे सब्जेक्ट है, सर्व मेन वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू प्रेपोजिशन है, द गेस्ट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव में हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फूड सिंगुलर है तो इज सर्व्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फूड इज सर्व्ड टू द गेस्ट बाय देम। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एक्टिव पैसिव तो सबको आता होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस इंसान वो इंसान होता है जो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है, बहुत ही सोच समझ कर काम करता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है ना, बहुत ही माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान देता है, उसे हम मेटिकुलस बोलते हैं। मेटिकुलस है ना, यानी बहुत ही केयरफुल, केयरफुल इसका साइन हो जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, एंटो, तो एंटो इसका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंट हो जाएगा ना 20 का। मेटिकुलस नेग्लिजेंट है ना स्टैस में। तो मेटिकुलस समझ में आ गया ना, कि बहुत चीज़ें जो ग्रेट अटेंशन ध्यान दे, बहुत ज़्यादा ग्रेट अटेंशन करे, बहुत ज़्यादा डिटेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और जो नेग्लिजेंट करे, ना इग्नोर करे, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 का ए हो जाएगा। बाकी सब देखते हो, प्रिसाइज का मतलब होता है ना एग्जैक्ट, थर्रो का मतलब होता है डिटेल में, केयरफुल मतलब सावधानी से, तो केयरफुल इसका साइनो है, थर्रो इसका साइनो है, प्रिसाइज इसका साइनो है, नेग्लिजेंट इसका एंटो हो जाएगा। सो एंटो हमें बताना था, 20 का ए हो जाएगा। 21 चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का हम यहाँ पर सीरीज भी चला रहे हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। लिखा है द इंटरव्यूअर आस्क्ड, आस्क्ड के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर इफ़ आया है। जब जब इफ़ या वेदर आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो नरेशन हमारा यस या नो टाइप का क्वेश्चन कर रहा होगा। यस या नो टाइप का मतलब क्या है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहा होगा और इंटरोगेटिव रहा होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव के केस में, हेल्पिंग वर्ब के केस में हम इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर कुड आया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कैन होना चाहिए, बिल्कुल आंसर मार दो, कोई किसी में कैन है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं है। अगला 22, फिर 22 हमारे पास जम्बल्ड है। जम्बल करने का एक आसान तरीका है कि आप पेयर मैचिंग करो, है ना, मैच करके वहाँ पर आंसर देख लीजिए फटाक से, मैच करने के बाद। तो जम्बल का एक बेहद आसान तरीका यही होता है। एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव, एक्सरसाइज के बारे में बात कही गई जो बॉडी को फिट और एक्टिव रखती है।
फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथेंस, ठीक है, और मतलब एक्सरसाइज के बारे में बात की गई है और उसी एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथेंस द हार्ट एंड मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। इसके बाद कह रहा है कि इट ऑल्सो बूस्ट, यानी फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी का प्रोनाउन कहाँ पर आया है, इट आया है, यानी एस के बाद पी आएगा। एस पी फॉलो किस में होगा, देख लीजिए किस में है, तो एस पी डी में नहीं है, एस पी सी में नहीं है, एस पी ए और बी में है, बट सेंटेंस हमेशा एस से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। यही होता है जंबल करने का, यही जंबल तरीका बढ़िया बेस्ट है कि आप ऑप्शन में पेयर बनाइए और पेयर बनाने के बाद सीधे ऑप्शन देखिए, जिस ऑप्शन में जो चीज़ है अगर नहीं है उसको काट दो, वर्डन कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी या ए में से कोई चूज करना था तो आपने कहा सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा है ए यानी एस, क्योंकि पहला जो ऑप्शन पहला पॉइंट दे ही रखा है, उस पॉइंट को फॉलो कौन कर रहा है, तो आपने कहा है सर ए कर रहा है, यानी एस कर रहा है, तो एस स्टार्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़ा आसान तरीके से। तो पैसेज जो बिगिन करेगा वो एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है जनरल आइडिया को, या जनरल आइडिया ऑफ फिटनेस की, यानी फिटनेस की आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी का नेक्स्ट जो लॉजिकल पॉइंट होगा वो फिजिकल एक्टिविटी होगा, जिसके बारे में बता रहा है कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है किसको, हार्ट एंड मसल को, और जो एक्सपेंड करेगा फिजिकल बेनिफिट्स को, है ना। और इसी चीज़ के बारे में बताया गया पी को, उसी का प्रोनाउन लेकर कि ये और भी बूस्ट करता है, क्या बूस्ट करता है, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। तो सिंपली एस पी हमारा एक पेयर हो जाएगा और एस इनिशिएट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द एंटोनो ऑफ इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट का मतलब क्या है, कॉपी करना। तो एंटो बताना है, कॉपी हो जाएगा इसका साइनो, और एंटो हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, इनोवेट। जो लोग इमिटेट करते हैं वो नई नई चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो इनोवेट इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिकेट और कॉपी ई को सब एक दूसरे के साइनो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इमिटेट का मतलब कॉपी करना है ना, चीज़ का मिमिक करना किसी का, इनोवेट इसका एंटो हो जाएगा, इजी है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिटोरियोरेट। डिटोरियोरेट का मतलब चीज़ें जब बद से बदतर होने लगे, ख़राब होने लगे, है ना, तो उसे बोलते हैं डिटोरियोरेट करना, यानी नीचे गिरना, डिक्रीज़ होना, उसे डिटोरियोरेट बोलते हैं। ख़राब होना, वर्सन होना, वर्सन लिखा है ना स्टास में, वर्सन होना। हमें साइनो बताना है, तो यहाँ पर साइनो क्या हो जाएगा, आपने देखा सिंपल आंसर भी दे रखा है, वर्सन, ख़राब होना, ठीक है। ग्रो, इम्प्रूव, रिवाइव इसके एंटो हो जाएंगे, ग्रो, इम्प्रूव, रिवाइव ये सब इसके एंटो हो जाएंगे। डिटेरियोरेट का मतलब होता है चीज़ें ख़राब हो जाना, नीचे आना, जैसे किसी की फिजिकल हेल्थ है कमज़ोर हो रही है और ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, उसे बोलते हैं, ठीक है, वर्सन होना, डिक्लाइन होना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का, 25 नंबर का सिनोनिम बताना है एब्स्ट्रूज। अगर इफ़ समथिंग इज़ एब्स्ट्रूज इट मीन्स समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मुश्किल है समझना, उसे एब्स्ट्रूज बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रूज का साइनो बताना है हमें, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिंपल, ऑब्वियस और क्लियर इसके एंटो हो जाएंगे, इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया उसको बताना है। तो इन्फ्लुएंशियल बिल्कुल सही लिखा है, क्लियरली मेंशन है, पहला ए सही है। मैग्नैनिमस बी वाला बिल्कुल सही लिखा है, मैग्नैनिमस का मतलब होता है दरिया दिल, ना, काइंड हार्टेड जिसे बोलते हैं। सी ऑप्शन मैग्नैनिमस गलत लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में इंटेलिजेंट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 का सी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का करेक्ट पार्ट बताना है। ही कुड नॉट कोप अप, देखो अभी मैंने कभी बताया था शायद कि कोप अप विद कुछ नहीं होता है, कोप विद होता है, अप नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। कोप अप विद नहीं, कोप विद होता है, इसका मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, पुट अप करना, है ना, पुट अप विद करना, ध्यान रखिएगा। तो कोप अप विथ नहीं, कोप विथ होता है, कोप विथ, इस चीज़ को याद रखिएगा, कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताते हुए चीज़ बताना है आपको। सुपरएनुएशन, है ना, सुपरएनुएशन के बारे में बात की गई यहाँ पर, है ना, जैसे जो सुपरएनुएशन प्रोग्राम होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशन वगैरह, उनको बोलते हैं। तो लिखा है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस मिस्टर दास फाइनली रिटायर्ड एंड बिगेन्स रिसीविंग हिज सुपरएनुएशन, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। सुपरएनुएशन मतलब प्रोग्राम्स जो रिटायरमेंट के बाद होते हैं, जैसे पेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें बोलते हैं उन्हें, तो सुपरएनुएशन प्रोग्राम्स बोलते हैं इसे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। सुपरएनुएशन फॉर्म क्या है, SUPERANNUATION, सुपरएनुएशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 29। सेलेक्ट द करेक्ट सैनम ऑफ अबेट। अबेट का मतलब होता है छीण होना, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, वेन कर जाना, अबेट कर जाना बोलते हैं इसे। एक अबेट का मतलब ये भी होता है जैसे कि चीज़ मॉडरेट हो जाना, है ना, स्ट्रेस में, है ना, मॉडरेट हो जाना, जैसे दर्द है,
पेन हो रहा है, तो पेन को अवेट कर गया, इसका मतलब पेन क्या है, दर्द कम हो गया, कम हो गया तो मॉडरेट हो गया, ठीक है, इस टेंस में। तो यहाँ पर सिनोनिम बताना था हमें, पर्यायवाची बताना था तो मॉडरेट, सिमिलर मीनिंग बताता था तो मॉडरेट हो जाएगा। इविल जानते हो खराब, ऑनेस्ट जानते हो ईमानदार, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, अवेट मतलब कम होना है। कई बार अवेट जो है बाढ़ के लिए भी लगाया जाता है, फ्लड के लिए, फ्लड अवेट कर गई, बाढ़ कमज़ोर पड़ गई, कम पड़ गई, तो उस केस में भी हम लगाते हैं इस चीज़ को वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्ट सेंटेंस आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। सी सेड दैट सी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो सी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, सी सेड ही रहेगा। शी यहाँ पर आया है, सी चेंज होगा एज पर शी के अकॉर्डिंग, तो आई रहा होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है एज पर दी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, है ना, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, वो चेंज होता है एज पर दी सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर आई रहा होगा तभी वो आई सी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई कुड यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम सी सेड। तो आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम सी सेड का क्या हो जाएगा, सी सेड दैट शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, ओके। नेक्स्ट, आपको ये भी बात पता है नरेशन में, नरेशन अगर आपको नहीं पता है, नरेशन की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उसको जाके डिटेल में देख लीजिए, सारे रूल्स पहले दूसरे वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे, तो उसको देख लीजिए कैसे, कहाँ पर कैन कुड, कहाँ पर कैन कुड में बदलेगा, कहाँ पर नहीं बदलेगा कुड, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। 31 लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स। होमोनिम्स और होमोफोन्स में बस अंतर यही होता है कि होमोनिम्स जो होते हैं वो आप हो सकते हैं ना कि सिमिलर स्पेलिंग भी हो सकती है बट मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जो होमोफोन्स होते हैं वो सिमिलर साउंड होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है, याद रखिएगा। जब स्पेलिंग अलग अलग होगी तो मीनिंग अलग अलग होगी। होमोनिम्स के बारे में विशेष है, होमोनिम्स थोड़ा सा वाइड बोल सकते हैं ना, ब्रॉड वे में चूज किया जाता है, ब्रॉड वे में यूज किया जाता है, कई सारे रूपों में होमोनिम्स यूज होता है, ठीक है। तो होमोनिम्स बेसिकली सिनोनिम्स जैसे होता है ना इस टाइप में। तो होमोनिम्स का मतलब क्या है, ही वो चार्ज विथ थेफ्ट, यहाँ पर चार्ज का मतलब क्या है, तो यहाँ पर चार्ज का मतलब एनर्जाइज वाला है या फील्ड वाला है या ऑर्डर्ड वाला है या अक्यूज्ड वाला है। तो आपने कहा ही वो चार्ज विथ थेफ्ट, थेफ्ट से उसको चार्ज किया गया है, मतलब उस पर आरोप लगाया है। तो यहाँ पर चार्ज का मतलब जो है वो अक्यूज्ड है, इसका मतलब चार्ज का होमोनिम जो है वो अक्यूज्ड है, ठीक है। सिनोनिम उसका एनर्जाइज्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज के कई सारे मीनिंग है, चार्ज आप पे लगाया जाता है, आप चार्ज हो, बैटरी चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है। किसी पर एलिगेशन लगाना वो भी चार्ज करना बोलते हैं, फ्रेम करना, तो वहाँ पर एक्यूज करना हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसे ध्यान रखना है। होमोनिम्स और भी आगे आएगा, जैसे जैसे आगे आएगा सब आपको बताते चलेंगे होमोनिम्स के बारे में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी अधियर्ड स्ट्रिक्टली, अधियर हो गया, इसके साथ टू आता है, याद रखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं, अधियर के साथ टू, है ना, अबाइड के साथ बाई, अबाइड बाई आता है, ठीक है, अधियर टू। कन्फर्म के साथ टू आता है, कन्फर्म नहीं कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म टू। तो एक बार फिर से, अधियर टू, अबाइड बाई, है ना, और कन्फर्म टू, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अधियर देखो सीधे डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी, टू, अधियर टू। अधियर टू का मतलब होता है चिपके रहना, फॉलो करना बेसिकली, है ना इस टाइप में। तो अबाइड बाई बोलते हैं, अधियर टू बोलते हैं। नेक्स्ट 33, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो आपने कहा ऑनेस्ट जो है वो वॉवल साउंड वर्ड है, वॉवल साउंड वर्ड होते हैं जो वो एन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन नंबर बी, एन ऑनेस्ट मैन। वॉवल साउंड जो वर्ड होते हैं ना, जैसे जो बेसिकली हिंदी बेस पे होते हैं उनको बोलते हैं। तो ऑनेस्ट जो है वो अ से हो रहा है, यानी वॉवल साउंडिंग वर्ड है, और वॉवल साउंडिंग वर्ड के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल में एन लगाते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल तो दा होती है, वो साउंड पे डिपेंड नहीं करती है, वो होती है कि डेफिनेट नंबर पे डिपेंड करती है, डेफिनेट नाउन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप ये कमेंट में मेंशन करेंगे, बताइए। ये लिखा है आ या एन, और यहाँ पर वर्ड लिखा है YEAR, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर एक और आप देखिए, आपके पास दो एक और है, आ या एन, यहाँ पर लिखा है MLA, ये बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले एक और बताइए, आ या एन, यूरोपियन, है ना, यूरोपियन,
स्टैश में, आ या एन यूरोपियन। तो 3 वर्ड हैं, 3 आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे। देखते हैं कौन कौन लोग पूरा वीडियो देखेंगे। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वो ज़रूर मेंशन करेंगे, जो नहीं देखेंगे वो नहीं मेंशन करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है, देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? तो आपने कहा गैरुलस होता है। गैरुलस वो इंसान होता है जो बहुत ही बातूनी होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सब करा चुका हूँ क्लास में, खूब सब पढ़ाया हूँ। इंट्रोवर्ट होता है जो बोलते नहीं अंतर्मुखी होता है, यानी कि घर के अंदर बोल सकते हैं ना, घर का शेर, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, है ना स्टैश में। रेटिसेंट और टेसिटन अल्पभाषी होते हैं, जो कम बोलने वाले होते हैं उनसे रेटिसेंट बोलते हैं, टेसिटन बोलते हैं अल्पभाषी कम बोलने वाले इंसान, उसे रेटिसेंट या टेसिटन बोलते हैं। गैरुलस मतलब टॉकेटिव, बातूनी, सो गैरुलस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला नेक्स्ट है पैसिव फॉर्म बताना है। दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स टुमारो, दे कैन बी डिलीवरिंग है तो कैन बी बीइंग डिलीवर्ड हो जाएगा। कैन बी बीइंग डिलीवर्ड जिसमें हो आंसर दे लीजिए। कैन बी बीइंग डिलीवर्ड ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा फटाक से। सिंपल सा पैसिव का, जैसे कैन डिलीवर लिखा है तो कैन बी डिलीवर्ड कर दो, है ना स्टेस में। जैसे कहीं पर डिलीवर केवल लिखा है तो इज़ या आर या वॉज ए वर, जैसे जो भी लिखा है वैसे बता दो, ठीक है। जैसे कैन डिलीवर है तो कैन बी डिलीवर्ड, मे डिलीवर तो मे बी डिलीवर्ड, है ना स्टेस में। 35 हो गया, 36 आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। डिसीजन विल हैव बीन टेकन बाय द कमेटी। देखो अब यहाँ पर एक्टिव फॉर्म बताना है। द डिसीजन विल हैव बीन टेकन। आपको पता है पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट होता है। डिसीजन विल हैव बीन टेकन बाय दी कमेटी, तो बाय के साथ जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो पैसिव इसमें, वो रियल डूअर होता है। रियल डूअर इसका कौन है? कमेटी है, तो उठा लो द कमेटी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? विल हैव टेकन, द कमेटी विल हैव टेकन किस में है? आंसर दे लीजिए। द कमेटी विल हैव टेकन अ डिसीजन, सो ऑप्शन नंबर बी बॉल इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बी बॉल बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। जब भी ध्यान देना एक्टिव में, अगर यहाँ पर पैसिव में बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पैसिव वॉइस में बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो एक्टिव वॉइस में उस वर्ब का रियल डूअर होता है। याद रखिएगा, अगर वो रियल डूअर नहीं होगा तो वो बाई प्रेपोजिशन के साथ नहीं लगाया जाता है, फिर कोई दूसरा प्रेपोजिशन लगाया जाता है। ये आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाते समय बताया था। अगर हमने बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगाया है, इसका मतलब वो बाई के साथ लिखा गया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में उस वर्ब का रियल डूअर होगा, सिंबॉलिक नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये रिवीजन हम आपको बता दिए हैं। अगला 37, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोल्ड पार्ट इसमें दे ही नहीं रखा था, कोई बात नहीं, हम पढ़ के बता देंगे। ही केम हेयर विद अ व्यू टू। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ फ्रेजेज याद रखना है। किस फ्रेजेस को एक तरीका मैं क्लास में बताता हूँ कि यहाँ पर जो टू लिखा है ये इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है बच्चों। अगर ये इन्फिनिटिव वाला टू होता तो 2 + V1 होती, लेकिन ये इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है, ये प्रेपोजिशन वाला टू है। कैसे पता चलेगा? तो ये पढ़ के पता चलेगा, ये प्रेपोजिशन वाला टू है। जब ये प्रेपोजिशन वाला टू है तो आपने कहा प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्यों? जेरंड बनने के लिए। जेरंड क्यों? क्योंकि जेरंड नाउन होते हैं। नाउन ही क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बनता कौन है? तो आपने कहा सर नाउन या प्रोनाउन बनता है, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जेरंड बन जाती है, और वो जेरंड नाउन बन जाती है। नाउन अगेन वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से समझो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? अगर कोई वर्ब आ रही होगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। नाउन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्यों आईएनजी फॉर्म में आएगी? तो आपने कहा सर आईएनजी फॉर्म में इसलिए आएगी क्योंकि हमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ेगा। अब प्रोनाउन तो नहीं बन सकती है वर्ब, लेकिन वो वर्ब जेरंड बन सकती है। जेरंड अगेन नाउन होते हैं जिनको हम वर्बल नाउन बोलते हैं, और नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसलिए आपने सीखा होगा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आपने पहले नहीं जाना तो ये जान लीजिए, ठीक है, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और क्यों आती है? क्योंकि वो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट वहाँ पर वो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रही डायरेक्ट, तो उसे क्या है, उसे नाउन बना दो। नाउन बनाने के लिए उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख दो तो वो जेरंड बन जाएगी। जेरंड जो होते हैं वो नाउन होते हैं जिनको हम सेमी वर्बल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो वो नाउन होते हैं और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए प्रेपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब आती है? आईएनजी। तो विद द व्यू टू के बाद यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी। मीट ना होकर मीटिंग होना चाहिए था। कौन कौन से वर्ड हैं सर, हम आपको बता दें।
फिलहाल तो जैसे कुछ वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे लुक फॉरवर्ड टू आ जाए कहीं पर, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो टू आया है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगर वर्ब लगा रहे हो तो, नहीं वर्ब लगा रहे हो नाउन प्रोनाउन लगा दो, कोई बात नहीं। जैसे विद अ व्यू टू, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, और अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ऑब्जेक्ट टू, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब फ्रेजेस हमेशा याद रखना, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कुछ डायरेक्ट वर्ब होती हैं जिनके बाद वर्ब आईएनजी आती है, जैसे एंजॉय हो गया, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर विद द व्यू टू के बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का, सॉरी 37 में आपका क्या एरर हो जाएगी, क्या गलती है। तो 37 में आपने कहा कि ए पार्ट में गलत है, टू मीट ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मीटिंग हो जाएगा। टू हटाइएगा नहीं, टू मीटिंग हो जाएगा, ठीक है, टू मीटिंग। अगला 38 आ जाओ। बोल्ड पार्ट बताना है, द मैनेजर डिस्कस्ड, ये हमेशा याद रखना। कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमें ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब सीधे अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी, कोई दूसरा प्रेपोजिशन नहीं आएगा इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा आंसर देती हैं, आंसर आपसे मांगेंगी व्हाट या होम का। जो वर्ब व्हाट या होम का आंसर मांगती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, वो सीधे अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, है ना, टेल, है ना, ये सब कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ब्लेम, डिस्कस, डिस्क्राइब, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट मांग रही हैं। जैसे मैंने कहा आई ब्लेम, तो आपने कहा क्या ब्लेम कर दिया। मैंने कहा आई पुट, तो आपने कहा क्या पुट कर दिया। मैंने कहा आई एम ईटिंग, तो आपने कहा क्या खा रहे हो, है ना, इस टाइप में। मैंने कहा आई टोल्ड, तो आपने कहा क्या बताया। तो ये सब चीज़ें क्या का आंसर मांग रही हैं, व्हाट या होम का आंसर मांग रही हैं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आता है, सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑन हटा दो, सही हो जाएगा सेंटेंस। तो कौन सा आंसर सही कर रहा है यहाँ पर, डिस्कस द इशू, ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, 38 का ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि हम लोग 38 पे पहुँचे हैं और लगभग 1 घंटा हो रहा है, ये डिटेलिंग है। तो आप क्वेश्चन नंबर के पीछे ना भागो, डिटेल में सोल्यूशन देखो कि कौन का कितना रिवीजन करा रहा है। आप हमेशा लंबे लंबे वीडियो के चक्कर में बहुत सी चीज़ें आप ऐसे देख लेते हो कि कई बार आप बहुत सी अच्छी चीज़ें मिस कर जाते हो, तो ये ना देखा करो। अब देखो कितने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको, उस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब हम 39 पे पहुँचे और 1 घंटा पहुँचने होने वाला है। रीअरेंज द पैसेज ऑफ, है ना, पैसेज जंबल दे रखा है, सिंपल आसान है। दी वर्कर सब्जेक्ट हो गया, बी इनिशिएट करेगा। बी इनिशिएट किस में है, 2 में है। पहले में देखो पहला खत्म, डी खत्म, तो हमारे पास कौन बचा, बी डी या बी ए। तो दी वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक रथ, दी वर्कर्स देयर, दी वर्कर्स आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड, बिल्कुल इजी आंसर है, क्या हो जाएगा, बी से शुरू करो। दी वर्कर्स आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड, हाँ, दी वर्कर्स आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड व्हाट देयर डिमांड्स, यानी डी के बाद ई ए आएगा, डी के बाद ए आएगा, बी इनिशिएट करेगा, तो बी इनिशिएट करेगा, डी के बाद ए आएगा, सी ऑप्शन इजी है, ख़त्म। तो छोटा था। अगला ये 40 नंबर बड़ा पैसेज है, फिर भी इजी है, तो इसका भी देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। रिया एंजॉयज लीनिंग, अभी देखो मैंने बताया था, ये मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात अब ध्यान समझिए। देखो एंजॉय मैंने वर्ड बताया था, एंजॉय के बाद देखो यहाँ एनजी लिखा है। अब ये क्यों होता है ये भी आपको कॉन्सेप्ट में आपको क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये क्योंकि ये वर्ब जो होती हैं पैरेलल एक्शन दिखाती हैं, और पैरेलल एक्शन दिखाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखाना पड़ता है। तो एंजॉय लर्निंग, ठीक है। तो रिया एंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की गई है, और उस लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हर स्पेनिश इज़ इम्प्रूविंग, उसकी जो स्पेनिश है वो इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, बढ़िया है। सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, वो फ्रेंच क्लासेस अटेंड करती है। क्यूपी से स्टार्ट करो, क्यूपी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, सी। गलत हो रहा है क्या, नहीं ये गलत है, फिर से देखो। रिया एंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, शी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, सी नोज सम जर्मन, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, और इसके बाद एस, सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, ठीक है, और इसके बाद पी, इसके बाद पी नहीं, यस एस, यानी सी यूजेज एन ऐप टू प्रैक्टिस डेली, ठीक है, सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, ठीक है, सी वांट्स टू बी पॉलीग्लॉट, ठीक है। 40 का ए हो जाएगा, है ना, 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विल बी राइट आंसर ए, RQSP, ये ओ नहीं है, RQSP है, ठीक है, RQSP, 40 का ए। 41 बता दो,
पैसिव फॉर्म बताना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन, तो मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज प्रिस्क्राइब्ड किस में है, एक है डी ऑप्शन, देख लीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर के साथ बनता है, तो वॉज वर देखो यहाँ पर मिल गया। अगला 40 में कंप्लीट द सेंटेंस, द वॉलंटियर्स विल कैनवास, ठीक है, कैनवास यहाँ पर आ जाएगा, और कैनवास यहाँ पर हमें वर्ब आएगा क्योंकि विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ब आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है, विल सेल मॉडल वर्ब होती हैं, और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, तो यहाँ पर बेस फॉर्म आएगी। अब वर्ब हमें लगाना है, तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, कैनवास और कैनवास, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो लिखा है ये नाउन है, और जो ऑप्शन सी लिखा है ये वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, कैनवास जो ए लिखा है ये कपड़ा होता है, तंबू जिसे बोलते हो ना, और कैनवास दूसरा जो सी वाला लिखा है इसका मतलब प्रचार करना, प्रोपेगेंडा करना, प्रचार प्रसार करना, वोट मांगना, है ना, किसी के प्रति, है ना, सपोर्ट करना, वो बोलते हैं कैनवासिंग करना, ठीक है। जब इलेक्शंस होते हैं तो कैनवासिंग करते हैं लोग, है ना, स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो लिखा है वो कैनवास हो जाएगा। बढ़िया वर्ड है कैनवास, ठीक है। सो आप जो एस डबल एस वाला है ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, और जो सिंगल एस वाला है वो नाउन है, ये विशेष याद रखिएगा। कैनोपीज जानते ही हो, है ना, स्ट्रेस में क्या होते हैं, कैनाबिस भी आपको पता है क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैनोपीज जानते हो ना, टोपी टाइप की होती हैं, और कैनाबिस एक तो प्लांट होता है बेसिकली जो हर्बल मेडिसिन के लिए लगाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, हैव यू प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ध्यान दीजिएगा, प्रेफर के साथ अगर नाउन टू नाउन है तो टू लगाते हैं बीच में, है ना, स्टैस में टू लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउन टू नाउन, जीरन टू जीरन, है ना, तो टू लगाते हैं स्टैस में। आज जैसे मैं कहूँ आई प्रेफर रीडिंग टू स्लीपिंग, ये सही है ना। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये सही है। कई बार एग्जामिनर यहाँ पर दैन लगा देते हैं, अगर ऑप्शन यहाँ पर डिफिकल्ट बनाना होता तो ऑप्शन क्या देता है एग्जामिनर, दैन लगा देता, तो बहुत सारे लोग लगा देते आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, गलत हो जाता, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दैन लगाया नहीं है तो हल्का हो गया क्वेश्चन। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, माई हाउस इज़, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग पकड़ पाए होंगे। माई हाउस इज़ द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, अब देखो यहाँ पर एंड वर्ड आ गया, यही सबसे बड़ा खतरनाक वर्ड है आपका। एंड लगाया है तो आपको पता है अक्रॉस के साथ एंड नहीं आता, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, है ना, एक अक्रॉस का मतलब ये भी होता है इस पार से लेकर उस पार। बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, से के बीच में बताना हो। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यहाँ पर एंड नहीं। एमंग मतलब के बीच में होता है, यहाँ भी एंड नहीं आएगा, तो एक वर्ड है जिसके साथ एंड आता है बिटवीन, लगा दीजिए आंसर बिल्कुल सही सा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर भटके होंगे, अक्रॉस लगाएं, एमंग लगाएं, बिसाइड लगाएं, लेकिन एंड नहीं देख रहे होंगे, तो बिटवीन के साथ एंड हमने खूब बताया है, याद रखिएगा। चलिए 44 45 आ जाओ। चूज द वर्ड दैट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, जो करेक्टली स्पेल्ड नहीं किया गया उसको बताना है हमें। तो एग्जैजरेट जो है करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए, इसे डबल जी होता है, गलत होता है, गलत स्पेल्ड किया गया है। तो एग्जैजरेट में क्या होता है, डबल जी होता है। एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, है ना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, बहुत ही लंबी लंबी फेंकना, उसे एग्जैजरेट करना बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हैं। कलीग्स जानते हो, जो सहपाठी से सहकर्मी होते हैं उन्हें कलीग बोलते हैं। मेंटेनेंस जानते हो, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। लेजर जानते हो, खाली समय, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट 46 से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट, लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, फिर से देख लीजिए। पहले आपको बताया था ईच आ जाए, है ना, ईच आ जाए, ईच आ जाए, वन आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, ठीक है। इनके बाद जस्ट सिंगुलर नाउन आता है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, ये कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा। दूसरा, ईच ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, है ना, नीदर ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए। इनके बाद नाउन तो प्लूरल आता है, बट वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। किसकी आएगी, ईच की आएगी। ईच वर्ब सिंगुलर वहाँ पर ले लेता है, तो हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, याद रखना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 46 का। 47 में चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी बताया गया है ना, डायरेक्ट स्पीच। रॉबिन्सन सेड दैट ही वुड बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। ही वुड बी, ही लगाया है रॉबिन्सन के लिए, तो यहाँ पर आई रहा होगा, तभी तो रॉबिन्सन के लिए आया होगा। और वुड बी है तो क्या हो जाएगा, शैल बी प्लांटिंग, ठीक है। वुड बी प्लांटिंग तो शैल बी प्लांटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है।
आगे बढ़ते हैं 48 का। फिर भी बता रहा हूँ, अगर नरेशन किसी को नहीं आ रहा है तो फिर आप सीरीज चला रहे हैं वहाँ पर देख लीजिए। अरेंज दिस सेंटेंस पार्ट बिल्कुल इजी है। तो ही सेंटेंस सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है SBO स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ये तो इजी है। तो ही ओपेंड, ही के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, तो ही ओपेंड, यानी डी के बाद ए आएगा। डी किस में, डी ए किस में है, तो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ए और डी में है। ए और डी में है तो सिंपल सा आंसर वैच कर लीजिए, तो छोटे छोटे आंसर हैं, है ना स्ट्रेस में। ही ओपन द डोर सडनली, ही ओपन द डोर सडनली, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का डी। चलिए 49, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। द रूट इज़ मोस्ट सेफर देन, मोस्ट सेफर देन, यानी सेफर भी लगाया, देन भी लगाया, यानी कंपैरेटिव डिग्री भी लगाया और मोस्ट भी लगाया, सुपरलेटिव। आपको पता है सुपरलेटिव यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर कंपैरेटिव लगेगा, तो मोस्ट को उड़ा दो, ठीक है। इस टाइप में हम मोस्ट की जगह पर मच कर सकते थे, मच सेफर बढ़िया है, क्योंकि सेफर के साथ हम मच लगा सकते हैं, या जब जब कंपैरेटिव डिग्री को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर मच लगा सकते हो, फार लगा सकते हो, ठीक है। या तो आप मोस्ट को उड़ा दो या तो मोस्ट को मच कर दो, ठीक है, सही हो जाएगा। तो द रूट इज़ मच सेफर देन द हाईवे, ये भी सही है। द रूट इज़ सेफर देन हाईवे, ये भी सही है, बट मोस्ट सेफर नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गलती है, आपने कहा 49 में की गलती है आपका थर्ड पार्ट में। चलिए 50 कर लेते हैं और 50 के बाद यहीं पर रोक देते हैं, अगला 50 करेंगे नेक्स्ट। फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पुलिस हैज़ अराइव्ड। देखो ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, आपको बता देता हूँ। जैसे पुलिस वर्ड कौन कौन से वर्ड आपको बताते हैं, पी वर्ड बताते हैं, जैसे पुलिस आ जाए, पीपल आ जाए, पीपल लोग वाला पीपल है ना स्ट्रेस में। पीजेंट्री यानी किसान आ जाए, जब किसान की बात करेंगे तब कृषक ऑफ वो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, जब कृषक की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, तो पीपल आ जाए, पीजेंट्री आ जाए, पुलिस आ जाए, ठीक है, पोल्ट्री आ जाए, है ना, कैवलरी आ जाए, क्लर्जी आ जाए, ठीक है, और वर्मिन आ जाए। ये वर्ड याद रखिएगा, फिर से देखो, पुलिस, पीपल, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लेवरी, है ना, सॉरी कैवलरी, है ना, वर्मिन, ये टाइप्स में ये वर्ड होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, और हमेशा प्लूरल होंगे तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। अच्छा, कभी कभी मन में आता है कि इनको सब सिंगुलर बनाना होगा, तो कैसे करेंगे, तो जैसे पुलिस को सिंगुलर बनाना तो पुलिस मैन या पुलिस वुमेन या फिर पुलिस ऑफिसर लगा दो, ऐसे हो सकता है ना। जैसे क्लर्जी को सिंगुलर बनाना है तो वहाँ पर हेड ऑफ क्लर्जी लगा दो, 2 हेड्स ऑफ क्लर्जी लगा दो, ऐसे ही बना सकते हो, है ना। जैसे आपने एक और वर्ड सुन रखा होगा कैटल, है ना, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखिएगा, है ना इस टाइप में। तो ये नाउन का है कॉन्सेप्ट, रिवीजन कर लीजिएगा। पुलिस, पीपल, पीजेंट्री, है ना इस टाइप में ये वर्ड आते हैं, आपके एग्जाम में खूब सुना होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, और प्लूरल वर्ब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ ना होकर यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पार्ट में एरर है, 50 का ए पार्ट में है। तो आज यहीं पर रखते हैं, 50 लिख दें, 50 अगले पार्ट में करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा नहीं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आप आसानी से देख लोगे। कभी कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो पूछ लिया करना, और जो मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। अकाउंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। काम ऐसा करिए कि आपके अलावा कोई दूसरा कर ही ना पाए, अपने आप में नंबर 1 बन जाएंगे आप मस्त होके। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो और अच्छे से अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।